हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रिकेट चैंपियन में। बहुत ही दिल दुखा देने वाली हार आज जो लॉर्ड्स में भारत को मिली, क्योंकि भारत 22 रन से जरूर हारा लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। बहुत अरसे के बाद ऐसी क्रिकेट देखने को मिली जहां 2020 के ज़माने में लोग कहने लगे कि टेस्ट मैच बोरिंग हो रहा है शायद, लेकिन नहीं। आपको टेस्ट मैच ज़िंदगी की जो रियल सीख है वो देता है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं और जब तक आप रिजल्ट नहीं पाते हैं तब तक ज़िंदगी की जो सफलता की जो कुंजी है या जो सफलता डिफाइन होती है वो नहीं हो पाती है। तो टेस्ट मैच आपको सिखाता है कि जैसा ज़िंदगी है वैसा ही टेस्ट मैच है। और काफ़ी आज बहुत ही मज़ेदार क्रिकेट देखने को मिली। भारतीयों का दिल जरूर टूटा होगा, क्योंकि जो जीता हुआ मैच था वह भारत हार गया और इसके जिम्मेदार एक नहीं बल्कि कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। बॉलर की जिम्मेदारी सेकंड इनिंग में कम है लेकिन बैट्समैन की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी वजह से भारत आज हारा। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो 25-26 रन एक्स्ट्रा 22 में गए वो भी जिम्मेदार है। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि रन सेव्ड इज रन स्कोर्ड, लेकिन एक चीज़ को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, होता है कभी कभी। लेकिन जब बैट्समैन को टारगेट सेट था कि 193 रन बनाने हैं तो बैट्समैन तो माइंड मेकअप कर सकते थे। और पिच वैसी भी नहीं थी कि अनप्लेवेबल थी, क्योंकि आप गौर करें बुमराह, नीतीश रेड्डी और जो सहराज ने जितनी गेंदें खेली, हमारे टॉप ऑर्डर्स ने उतनी गेंदें नहीं खेली। तो ऐसा क्या हो गया कि पिच एकाएक से बदल गया बुमराह के आने के बाद या नीतीश रेड्डी के आने के बाद? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना बॉलर बदल गए। तो बॉलर की क्वालिटी तो वही थी। मेन जो रीज़न था इस हार का वो माइंड सेटअप। हमारे जो टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन थे उनका माइंड सेटअप ही नहीं सही था इस चेज को करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप नर्व्स आपका ऑन हो जाएगा, आप घबराहट में आ जाएंगे, आप एंजाइटी में आएंगे तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप गौर कीजिए कि बुमराह के आने के बाद वही मैच थोड़ा फिर से स्लो दिखने लगा। क्यों? क्योंकि भारत ने या जो प्लेयर्स थे उस समय ग्राउंड पे उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया कि यहाँ से उन पे प्रेशर नहीं था, क्योंकि अब खोने को कुछ भी नहीं था। तो यही चीज़ आप ऋषभ पंत जैसे आ जाए तो उनको करना था। ठीक है, इससे पहले भी कल के शाम में जब आप 4 विकेट बोर्ड पे हो जाते हैं तो आप पहले ही दबाव में आ जा रहे हैं। तो जब इतने दबाव में आप आएंगे तो आप फॉल्टर करेंगे ही। केएल राहुल भी आज अजीब से गेंद पे आउट हो गए, उनके बैट थोड़े स्टक कर गए। तो एंजाइटी और प्रेशर का ही है, क्योंकि आप तो फॉर्म बैट्समैन है ना, तो आपको तो स्टेबिलिटी दिखानी थी। वहीं शुभम गिल इतने पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, तो फिर भी आप आज अब अपने नेचर के विपरीत गेम खेल रहे थे। आपको कूल रहना था और आप कल आउट हो गए। केएल और करुण नायर साहब, आपको इतने ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, लगभग 6 इनिंग मिले आपके। डियर क्रिकेट ने तो आपको मौके दे रहे हैं, लेकिन आप बार बार विफल हो रहे हैं। अब आपको कितने मौके और मिलने चाहिए? अब मुश्किल लग रहा है आपका सिलेक्शन। ये अब गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट पे ही निर्भर करेगा कि आपको वो या 5वें 6ठे नंबर पर खिलाएं या फिर से 3रे नंबर पर खिलाएं। पर बहुत ही निराश किया आपने फिर से। यशस्वी जायसवाल, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छी पारी खेल कर आए हैं, लेकिन हर मैच का टेम्पो अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है। आप गलत बॉल को छेड़ रहे हैं, आप अटैक कीजिए, लेकिन कहते हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए। सभी प्लेयर्स जो टॉप ऑर्डर्स थे, खासकर जब आप इतने परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं? खासकर जब 82 रन पे 7 विकेट गिर गए थे, वहां से फिर आप सहराज और बुमराह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मैच जिता कर दें। बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट हैट्स ऑफ टू रविंद्र जडेजा, हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह और हैट्स ऑफ टू सहराज और हैट्स ऑफ टू नीतीश रेड्डी ऑल्सो, क्योंकि ये सभी टॉप ऑर्डर्स के आपके बैट्समैन नहीं हैं। और वैसे सिचुएशन में इन लोगों ने, ठीक है, रन ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन इतने बॉल खेलना ही इंपॉर्टेंट था। अगर टॉप ऑर्डर्स इतने बॉल खेल जाते तो भारत ये मैच आसानी से जीत जाती। यहाँ रन ज़्यादा फास्ट बनाने का नहीं था कुछ भी, आपको ज़रूरत थी विकेट पे बस रहने की, क्योंकि 193 रन एक दिन में आराम से बन जाते। आप सिंगल डबल भी लेते, बीच में जो शॉर्ट बॉलें आती, खराब गेंदें आती, आप उस पर स्कोर कर सकते थे। कुछ लोग ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि जो चौथे दिन का जो ड्रामा हुआ मैच के आखिरी ओवर में, जिसमें जो शुभम गिल शामिल हुए एज ए कैप्टन भी है, थोड़े गुस्से में थे, एनिमेटेड थे, लेकिन अपने प्लेयर्स के लिए और अपनी टीम के लिए स्टैंड लेना तो हर कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। और उन्होंने बिल्कुल भी सही किया, क्योंकि अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो यही सब लोग और मीडिया कहती कि शुभम गिल काफ़ी माइल्ड कैप्टन है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहे हैं। गलती वहाँ नहीं हुई। अगर सामने वाला चार्जअप हो गया आपके उकसाने से तो आप भी चार्जअप हो सकते थे ना, आपके पास भी तो ऑप्शन है।
तो गलती वहाँ नहीं हुई, बल्कि गलती तो बैट्समैन के माइंड सेटअप में था, क्योंकि आप प्रेशर सिचुएशन में पैनिक कर रहे हैं बार बार। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि कम रन जैसे ही बोर्ड पे होते हैं आप लोग प्रेशर में आ जाते हैं। हाँ, जडेजा से कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़े वो फास्ट खेल सकते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास पर प्रेशर था कि पीछे बैट्समैन नहीं थे, थोड़े चौके छक्के हुए मार सकते थे। लेकिन जब आपके पास पीछे बैट्समैन नहीं है तो मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास वो मोमेंटम नहीं होता है कि आप चौके छक्के, फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि अगर विकेट गिर जाती तो फिर ब्लेम रविंद्र जडेजा पे आ जाता। तो एक तरह से वे ठीक ही खेल रहे थे, पर ज़रूरत थी कि जब शुभम गिल के समय से ही टीम ने मोमेंटम लूज कर दिया, और वहीं से लगभग जो चौथे दिन के आखिरी घंटे में ही भारत लगभग आधा मैच तो हार ही गई थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में जो 387 रन बनाए, वहां थोड़े से बॉलर्स और कम पे उन्हें रख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, बॉलर्स ने दूसरी इनिंग में कंपनसेट किया जब वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए और इंग्लैंड को मात्र 192 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो बॉलर्स ने तो अपनी जो भी थोड़ी बहुत गलती फर्स्ट इनिंग में उन्होंने किया, उसकी भरपाई सेकेंड इनिंग में उन्होंने कर दिया। लेकिन बैट्समैन तो पूरे फॉर्म में थे, लगभग टॉप ऑर्डर्स, इनके मिडिल ऑर्डर्स भी। उनसे जो मेजर मिस्टेक हुआ है वो बैट्समैन के कारण, क्योंकि बैट्समैन के पास एक स्कोर था, उनके पास एक सेट टारगेट था, तो उनके पास क्लियर माइंड सेटअप के साथ आना था। वहीं इंग्लैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, खासकर उनके कैप्टन बेन स्टोक्स की। उन्होंने जान लगा दी पूरे मैच में। आप देखें कि इंजरी के लगभग थोड़ी इंजरी कंसर्न रहते हैं उनको, फिर भी उन्होंने लगातार लगभग 9 ओवर उन्होंने ऑन ए ट्रॉट डाला। तो आप वहाँ कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, वही लोग इतना एफर्ट लगाते हैं। आर्चर भी इंजरी से आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जमकर बॉलिंग की, पूरा एफर्ट लगाया उन्होंने। तो ये देखना होगा भारत को भी कि आप जीतने के लिए खेलें, आप जस्ट बैकफुट पे थोड़े से डिफेंसिव हो जा रहे हैं, आप अपोजिशन को मौका दे रहे हैं कि आप पे हावी हो जाएं, जबकि पूरे सीरीज में आपने ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। ये वही बात हो गई कि क्लास में कोई, जब हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, तो कोई बंदा होता है जो कम आकर भी ज्यादा मार्क्स ले आता है, और जो दिन रात पढ़ता रहता है वो भी फेल हो जाता है। वही हाल इस बार इंडियन टीम की हुई। आप पूरे टूर्नामेंट, पूरे सीरीज में अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो सीरीज आप 2-1 से अभी पीछे हैं, क्योंकि आप फाइनल फ्रंटियर पे फेल हो रहे हैं। जहां रिजल्ट मैटर करता है वहां आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। रविंद्र जडेजा की बहुत अच्छी पारी रही, लगातार उन्होंने 4 इनिंग में 50 रन स्कोर किए, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे बहुत साल पहले वीनू मांकड़ जी का ये रिकॉर्ड था, काफी अरसे पहले। रविंद्र जडेजा काफी अच्छे फॉर्म में हैं और बहुत ही जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं अकेले, जब उनको साथ नहीं मिल रहा दूसरे एंड से, तो अकेले क्या कर सकते हैं। आप ऐसे पिच पे ये चाहेंगे कि रविंद्र जडेजा बार बार टेल के साथ बैटिंग कर कर आपको मैच जिताए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रविंद्र जडेजा का पोजीशन ही वही है जहां वो टेल के साथ खेलेंगे, लेकिन आज जो कंडीशंस थे वे काफी विपरीत थे। 82 रन पे 7 विकेट गिर गए थे, वहां से टीम को जीत दिलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सहराज जब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लास्ट में आउट हो गए तो काफी इमोशनल हो गए थे ग्राउंड पे वो। और एक चीज जो देखने को मिली, सबसे अच्छी बात जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा, कि बेन स्टोक और जो कार्स खुद आए, और बेन स्टोक ने तो जडेजा को एक हक भी दिया और वे सहराज को कंसोल भी कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी चीज देखी। ठीक है, ग्राउंड पे नोकझोंक होना सही है, लेकिन गेम ऑफ क्रिकेट के जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है वो बहुत अच्छा दिखा। जब इंग्लैंड वाले ने, सबने अप्रिशिएट किया कि इस जो रेजिलियंस दिखाया जडेजा ने और सहराज ने, जो एफर्ट लगाया उन्होंने, उसका उन्होंने तारीफ किया और उन्हें कद्र भी करी इस चीज की। करुण नायर का बहुत मुश्किल हो रहा है अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में जगह बनना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट मौके पे आप फेल हो रहे हैं, जहां आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर के आप बल्लेबाज हैं। वहां पे गौर कीजिए, किसी जमाने में राहुल द्रविड़ खेला करते थे, फिर चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे। वे टीम का बैकबोन होते हैं, वो जो पोजीशन है तीसरे नंबर का, और वहीं पे आप फेल हो रहे हैं। लगातार 6 इनिंग में 20, 30, 40 रन कोई खास नहीं होता। आपको कम से कम एक भी 50 आपने नहीं बनाया है। बहुत मुश्किल लग रहा है नेक्स्ट मैच में आपका सिलेक्शन हो पाना। कैप्टनसी में शुभम गिल से थोड़ी बहुत शिकायत हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नए कैप्टन है, उम्र भी कम है, लेकिन एज ए बैट्समैन तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं। आपका मेन डिपार्टमेंट बैटिंग का, आप अपने बैटिंग पे फोकस कीजिए। कैप्टनसी आपके पास ऋषभ पंत भी हैं वाइस कैप्टन, तो आपको थोड़े वो सपोर्ट दे सकते हैं जहां आपको जरूरत पड़ेगी, कोई भी ट्रिक्स लगाने में, कोई सिचुएशन को हैंडल करने में। लेकिन आप अपने बैटिंग पे ध्यान दें। आपकी बैटिंग खासकर बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप बहुत फॉर्म बैट्समैन थे, और आप जिस तरह कैरिड होकर के आप बैट थ्रो कर रहे थे, वे बिल्कुल भी सही नहीं रहा आपके लिए और ना टीम के लिए।
खैर, हिम्मत हारने की बात नहीं है, अभी भी 2 टेस्ट मैच बचे हैं। आप अपनी कमियों को सुधार करके अभी भी 2 टेस्ट मैच अगर आप जीत जाते हैं लगातार तो सीरीज जीत सकते हैं आप, लेकिन आपको अपनी कमियों को सुधार करना पड़ेगा। बार बार आप सेम मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपके कोलैप्सेस हो रहे हैं और आप एक गेम प्लान के साथ नहीं आ रहे हैं। आपको अपने माइंड सेटअप पे काम करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेंटल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किल्स मेजर प्रॉब्लम नहीं है, सभी टैलेंटेड हैं, तभी तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। आप इतने करोड़ों आबादी के बीच आप सेलेक्ट होके गए हैं, तो स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंड सेटअप का। आपको उस बैरियर को क्रॉस करना होगा तो ही आप जीत पाएंगे। इंग्लैंड की तरफ से जो बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक ने 3-3 विकेट निकाला और बेन स्टोक को उनके जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, जो सही भी है। बहुत ही जान लगाता है वो प्लेयर, क्योंकि अपने देश के लिए और अपनी टीम के लिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, एग्जाम्पल सेट करता है एज ए कैप्टन। ऋषभ पंत भी आज आउट हो गए जोफ्रा आर्चर की गेंद पे। वे थोड़े टच में नहीं लग रहे थे, या तो उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था या इंजरी कंसर्न था। मैं मानता हूं कि ऋषभ पंत जितने टफ प्लेयर हैं, इंजरी कंसर्न ज्यादा नहीं था। वे थोड़े, उनका मोमेंटम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो नेचुरल फ्री फ्लोइंग खेलते हैं पंत, उसी गियर में उन्हें खेलना था। और शायद उन्होंने भी, या टीम मैनेजमेंट ने उनसे थोड़ा ज्यादा बातचीत कर ली। वो ऐसे प्लेयर हैं जो रवि शास्त्री भी कहते हैं कि उनसे ज्यादा बातचीत मत करो, उन्हें पता है उन्हें करना क्या, एक्सपीरियंस भी उनके पास, उनका गेम बिल्कुल ही अलग है। उन्हें नॉर्मल क्रिकेट खेलने को नहीं बोलना था। वे जिस बॉल को डिफेंस कर रहे थे जोफ्रा आर्चर की बॉल पे, वे डिफेंस ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि डिफेंस उनका स्ट्रेंथ नहीं है। उस बॉल को अगर वो चाहते तो हिट कर सकते थे लॉन्ग ऑफ के इधर, लेकिन खैर ऋषभ पंत भी आज अपने रियल टच में नहीं दिख रहे थे। अगले मैच के लिए सवाल यह रहेगा कि जहां आप इतने सारे बैटिंग ऑलराउंडर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स से लेकर खेल रहे हैं, तो भी आपका बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, तो क्या अगले मैच में आप अपनी बॉलिंग को ज़्यादा मजबूत करेंगे ताकि अपोजिशन ज़्यादा स्कोर ही ना कर पाए, कि आपके बैट्समैन को ज़्यादा प्रॉब्लम हो? तो ये सब देखने वाली बात होगी, और जो मिस्टेक्स हुए हैं सबको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से तो आप ये सीरीज नहीं जीत सकते हैं। भारत जरूर हारा, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई और पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ रही है टेस्ट मैच की, तो यही एक इस मैच से निकल कर आया। सभी भारतीय उम्मीद यही कर रहे हैं इंडियन टीम से कि अगले मैच में वे अपने सभी गलतियों को करेक्ट करके वो टेस्ट मैच जीतें, और फिर उसके बाद जो टेस्ट मैच है वो भी जीत करके सीरीज जीतने की पूर्ण कोशिश करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।